नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिलें अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, हमें अपनी प्रतिभा, हमें अपनी क्षमता को पहचान कर अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है और प्रतिदिन प्रतिपल का इस तरह से उपयोग करना है कि हमारे लिए हर समय एक निश्चित सफलता के लिए सहायक सिद्ध हो। हमारी यह जो 100 प्रश्नों की शतकी सीरीज चल रही है और हम शतकों का शतक लगाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम में लगातार 100 दिन हर विषय के अलग अलग 100 MCQ सामने आ रहे हैं। आप तन्मयता से घर में बैठकर जहां भी हों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक करें। सीधे हम चलते हैं आज के इस MCQ सीरीज में। हम कवर करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था यानी भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, क्योंकि राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में सामान्य ज्ञान में बहुत महत्व रखते हैं और सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में जिस तरीके से जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनका किसी न किसी तरीके से जो सरोकार है वो राष्ट्र की राजनीति से होता है और उसमें चर्चा में रहने वाले कुछ आर्टिकल, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिन्हें हमको जानना ही चाहिए करंट अफेयर में। तो सीधे सीधे हम चलते हैं जो प्रश्न डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला एक प्रश्न उसी में से है। पहला, भारत के संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में किन केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इसीलिए हमारे देश में अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था ना हो कि उसका राजा का पुत्र राजा होगा। हमारे देश में बकायदा निर्वाचन होता है राष्ट्राध्यक्ष का, और निर्वाचन डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट होता है हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से, लेकिन होता तो है। तो वैसे ही जो संविधान में संशोधन हुआ उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के भाग लेने के अधिकार का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो विधानसभा के मेंबर हैं, विधानसभा के मेंबर जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो ये 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसा कि अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां मुख्यमंत्री होता है, अर्थात वहां विधानसभा है और उन विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कौन सा है, दिल्ली और पांडिचेरी। इसके लिए 70वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 1992 में और यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। सीधे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसमें से कौन सा गलत है या स्पष्ट नहीं है उसको बताना है। पहला दिया है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 साल बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो शेष कार्यकाल न होने पाए उसके पहले ही चुनाव कर लिया जाए। इसके लिए व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कर लिया जाएगा, जैसे अभी किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के समय। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक पद पर रहेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 साल इनका कार्यकाल ही होता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। तो इसमें उत्तराधिकारी आने तक यानी अगला राष्ट्रपति जब अपने पद पर आ जाएगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। ये वाला कथन भी सही है। चौथा है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये गलत है। अर्थात मान लीजिए किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं या वहां की कुछ सीटें रिक्त हैं, विधानसभा के कुछ सदस्य इस्तीफा दे दिए हैं, तो जाहिर है कि विधानमंडल या जो निर्वाचन मंडल है उसमें सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसी दशा में निर्वाचन को स्थगित नहीं किया जाएगा। जितने सदस्य हैं उनके माध्यम से ही चुनाव करा लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है?
तो हम जब भी कोई प्रश्न हल कर रहे होते हैं, हमें सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम प्रश्नों को अच्छे तरह से पढ़ें। प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे, उसकी मूल भावना को, तो आंसर देना सरल हो जाएगा। जब हम प्रश्न ही नहीं ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे उत्तर जल्दी नहीं आ पाएंगे, हम चाहे कितना भी पढ़े हों। तो स्पष्ट करता है कि पुनः निर्वाचन किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो देश का कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 57 यह बताता है कि एक राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या कितनी भी बार कर ले, लेकिन वह फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति कई बार चुनाव जीत सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में। ठीक है, तो आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन हो सकता है। जैसा कि अमेरिका में 2 बार ही लड़ सकता है कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव, जीत सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो दोस्तों यहां बताया जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रकार से राष्ट्रपति को उसके पद छोड़ने के लिए लगाई जाती है। अर्थात यदि संसद में कौन होता है? राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति 3 होते हैं। तो यदि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर असंतुष्ट हो जाएं या ऐसा कोई प्रकरण आ जाए जिसमें राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण कर रहा हो, उसके आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग का मतलब होता है महाआरोप, इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा जो सदन है यानी राज्यसभा लोकसभा अपने सारे सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे। इस आशय का प्रस्ताव रहेगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए, उसको कहते हैं महाभियोग। और यह आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अर्थात यदि लोकसभा असंतुष्ट है या राज्यसभा, सबसे पहले किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और उस सदन से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी उसकी जांच करेगा, और यदि उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से त्यागपत्र देना पड़ेगा, जिस दिन से दोनों सदन क्या कर देंगे? पारित कर देंगे प्रस्ताव। लेकिन इसके लिए बाकायदा 14 दिन पहले सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का सदन में मौका भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पूछ रहा है कि समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने की अनुशंसा अनिवार्य है। ठीक, क्या अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो जैसे हमने बताया संसद के दोनों सदन की, है ना, संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, इनकी सहमति या अनुशंसा अनिवार्य है, यानी दोनों सदन से पारित होना चाहिए। ठीक, आगे बात है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? तो दोस्तों यदि देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति बीमार हो, अस्वस्थ या मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें या पद छोड़ दें, उनको पद से हटा दिया जाए महाभियोग के द्वारा, किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने की जो शक्ति है वो मात्र 6 महीने होगी। कितनी? अधिकतम, मैक्सिमम 6 माह। ठीक, ये अधिकतम 6 माह है, और इस 6 माह की अवधि में चुनाव करा लिया जाएगा अगले राष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो इस तरीके से राज्य अंतराल ना होने पाए इसलिए समय से पहले चुनाव भी करा लिया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति इस अवधि में राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्य नहीं संपन्न करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। उस समय वो राज्यसभा की राज्यसभा की सभापति के रूप में भूमिका नहीं निभाएगा। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों जेबी वीटो राष्ट्रपति की एक शक्ति है, और जेबी वीटो को पॉकेट वीटो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है? जेब में रख लो। ठीक है, जेब में रख लो। जेब में रखना मतलब ओपन ना करना।
जेब में रखना या जेबी वीटो का मतलब क्या होता है? ओपन ना करना। मतलब ये जो शक्ति होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, क्योंकि आपको विधान बनाने की प्रक्रिया यदि पता हो तो सामान्य रूप से जान लीजिए कि यदि संसद में कोई कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पास होगा, दोबारा दूसरे सदन में पास होगा, उन दोनों सदन के द्वारा जब पास हो जाएगा कानून, तब जाएगा अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास साइन करवाने के लिए, और यदि राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वह कानून बन जाएगा, उसको हम कह देते हैं अधिनियम। और जब तक वह कानून नहीं राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होता है तब तक उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के मामले में ये शक्ति क्या है, तो हमने जैसे बताया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों पास कर देंगे, और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गए, और इसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के हैं। क्या? पहला अनुमति दे दे, दूसरा ना दे, और तीसरा जेबी वीटो। ठीक, इसका मतलब जो कानून हस्ताक्षर के लिए जाएगा उस पर राष्ट्रपति क्या दे सकता है? परमिशन दे सकता है, हस्ताक्षर कर देगा, कानून बन जाएगा। दूसरा नहीं दे सकता, मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक, और पुनर्विचार के बाद फिर से जब जाएगा तो फिर वो मजबूरी है कि उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। लेकिन जेबी वीटो का मतलब होता है इसमें ना पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, ना मना करेगा, और ना ही अनुमति देगा, इसको अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास रख लेगा, इसको जेबी वीटो कहा जाता है। और इस शक्ति के तहत भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी सरकार के समय इस विधेयक को लाया गया था, जिसमें उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, और लंबे समय तक अटका रहा, बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डाकघर संशोधन विधेयक में प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? तो दोस्तों, धन विधेयक का मतलब क्या होता है? धन विधेयक मतलब पैसे, वित्तीय लेन देन से संबंधित विधेयक। बजट में जिन मांगों को रखा जाता है उसके लिए बाकायदा जब धन आहरण की आवश्यकता होती है तो इससे संबंधित धन, टैक्स, इनसे संबंधित रिलेटेड जो विधेयक होते हैं वो सरकार द्वारा रखे जाते हैं, उनको धन विधेयक कहा जाता है। तो इस धन विधेयक के संबंध में कोई भी सदन में यदि प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक, उसकी अनुमति अनिवार्य है। किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति के बिना अनुमति के वह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब यहाँ इस बात को समझिएगा कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत यानी राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब होता है सरकार की अनुमति, और सरकार की अनुमति का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री की अनुमति। प्रधानमंत्री का मतलब जिसकी सरकार है उसकी मंत्रिमंडल की अनुमति, यानी जो भी विधेयक जो धन विधेयक से संबंधित होगा वो सरकार के पक्ष में ही होगा, सरकार द्वारा ही लाया जाएगा, और सरकार यदि उस पर मना कर देगी, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी तो राष्ट्रपति अनुमति भी नहीं देगा, तो अनुमति नहीं देगा तो प्रस्तुत भी नहीं होगा। तो यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब होता है सरकार द्वारा लाया गया ऐसा विधेयक जो धन से संबंधित है, वित्तीय लेन देन से संबंधित है, उसको राष्ट्रपति के अनुमति दी जाएगी। और राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब होता है मंत्रिपरिषद की अनुमति, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो कार्यों के सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद होती है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों, तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी जल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत में जो होते हैं उनको कहा जाता है राष्ट्रपति। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति पदेन हैसियत से होते हैं। जो भी देश का राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। इसीलिए गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सलामी किसको दी जाती है? राष्ट्रपति जी को दी जाती है। और इसके बाद जो तीनों सेनाओं के अलग अलग अपने अध्यक्ष होते हैं, थल सेना का जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स का होता है, एडमिरल होता है, किसका?
नेवी का, नौसेना का, तो वो जो है इनके अधीन होते हैं। राष्ट्रपति जो है युद्ध जैसी परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है और उनको निर्देश दे सकता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब किसी राज्य में कोई संवैधानिक के सरकार जो बनी है वहां अव्यवस्था फैल जाए, कानून व्यवस्था फेल हो जाए, तो सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार अस्थिर हो गई तो वहां लग गया, महाराष्ट्र में भी लग गया था, मध्य प्रदेश में भी लग गया 3 बार। ठीक इस तरीके से राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य की सरकार का अच्छे से न चलना, केंद्र की बात न मानना, इन सब में किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है जब देश में बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए और सशस्त्र विद्रोह, देश की सेना में विद्रोह, सेना विद्रोह कर दे, तब ऐसी स्थिति में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। देश में इसको 3 बार किया गया था। ठीक है। एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब होता है जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। देश में अब तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है और ना भी हो तो अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पास कहा गया है कि कौन सी स्वयं घोषित किया जा सकता है। वैसे तो आपातकाल घोषित करने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश मिलती है मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्रालय। कैबिनेट मंत्री जो समूह होता है वो क्या करते हैं, लिखित सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए, और तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन का लगाने के लिए संसद और राज्यपाल परमिशन देते हैं, और वित्तीय आपातकाल के लिए भी संसद अनुमोदन करती है। बाकायदा सरकार यानी पहले मंत्रिपरिषद जो है लिखित सिफारिश देती है मंत्रिमंडल। तो कहा गया है विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की से आने वाला आपातकाल, इसको स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो स्वयं ही घोषित नहीं किया जा सकता, स्वयं नहीं घोषित किया जा सकता। स्वयं नहीं मतलब बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के। तो बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के कोई भी आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्योंकि स्वयं घोषित करने का शक्ति ही नहीं है राष्ट्रपति के पास बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के, इसलिए ये कोई ऑप्शन सही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वित्तीय आपात का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल जब लग जाता है तब क्या होता है, तो उस प्रभाव को दिखाया गया है। हमको बताना है क्या नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो जाती है, सही है। राज्य धन विधेयक पर संघ का अधिकार हो जाता है, सही है। संघ द्वारा वित्तीय आचरण के संदर्भ में राज्यों को निर्देश होता है, सही है। मौलिक अधिकार का निलंबन, ये वाला गलत। यानी जब वित्तीय आपातकाल, आर्थिक संकट होगा तो आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। ठीक, मौलिक अधिकार पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौलिक अधिकार पर प्रभाव तब पड़ेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, उस समय। तो यहाँ वेतन कट जाएगा लोगों का, संघ पर, संघ का अधिकार हो जाएगा राज्यों की संचित निधि पर। संघ द्वारा वित्तीय आचरण मतलब जो खर्चे हैं उनको कम करने के लिए कुछ व्यवस्था निर्देश दिए जाएंगे। तो ये तीनों प्रभाव होंगे, लेकिन ये मौलिक अधिकारों का निलंबन ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति की कई शक्तियां होती हैं, उन्हीं राष्ट्रपति की जो शक्तियों में एक परामर्श लेने की शक्ति भी है, और उच्चतम न्यायालय की भी कई क्षेत्राधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय की भी शक्ति है, उच्चतम न्यायालय का भी महत्व है। उसी में से एक महत्व है आर्टिकल 143, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री निकाय है और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार रखता है। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों पर क्या देगा, परामर्श देगा। जैसे 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उस समय अयोध्या राम मंदिर प्रकरण की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय विवाद भी हो रहा था पूरे देश में। तो राष्ट्रपति ने अयोध्या राम मंदिर संबंधी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना चाहा, परामर्श लेना चाहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर अपनी कोई राय देने के लिए मजबूर नहीं हैं, हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते। ठीक,
ये लोकतांत्रिक मामला है, इसका निपटारा सरकार करे, ऐसा उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी। तो ये आर्टिकल 143 ये बताता है कि राष्ट्रपति यदि संवैधानिक या विधि के किसी प्रश्न पर जरूरी समझता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन वह सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाएगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति ना तो मजबूर है और ना तो उच्चतम न्यायालय उस सिफारिश को देने के लिए मजबूर है, यानी किसी के लिए बाध्यता नहीं है, ठीक, बाध्य नहीं है। तो ये शक्ति प्रदान करने का आर्टिकल ध्यान रखिएगा 143 है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो जब राष्ट्रपति अपना कार्यकाल निभा रहा होगा और अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य करेगा, जो भी अपने शक्तियों के अनुसार कार्य संचालित करेंगे, उसके अनुसार जो भी विवाद उत्पन्न होगा या कुछ भी, उसमें न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 361 में बताया गया है। इसमें विशेषाधिकार वर्णित है। क्या दिया गया है? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब होता है किसी भी संवैधानिक या विशेष पद वाले व्यक्ति के जो कुछ विशेष अधिकार होंगे उनके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समय जो भी कार्य करेंगे अपनी शक्तियों के द्वारा, उसमें किसी भी न्यायालय के प्रति कोई प्रकरण आता है उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं होंगे, ठीक। ये उनके लिए जो पद है उसके अनुसार विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो बताता है आर्टिकल 361। आगे बात करते हैं। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो दोस्तों, ये अध्यादेशों का प्रख्यान करना ये संसद की राष्ट्रपति की शक्ति है, क्षमादान करना शक्ति है, ठीक। और ये अध्यादेशों का जो प्रख्यापन करते हैं आर्टिकल 123 के तहत करते हैं, क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत करते हैं, और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना 143 आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं, ठीक। और ये जो तीसरा है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, बाकी तीनों हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों हैं और संदेश भेजने की शक्ति नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। तो दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है किस पर लागू होता है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें? किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में, ठीक। प्रेसिडेंट में निहित होगी। तो ये जो कार्यपालिका शक्ति है, मतलब सरकार के कोई भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता होगा तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, सरकार का मुखिया है। तो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करेगी? तो सरकार करेगी। सरकार में कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में प्रधान कौन? मुख्य प्रधानमंत्री। राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। तो राष्ट्र में जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री करता है, इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा गया है, प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका भी कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। ये राष्ट्रपति के संबंध में लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं? तो बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको विश्लेषण करने की क्षमता इस प्रश्न में पता चलेगी। आप हमारे साथ यह भी प्रयत्न करें कि आप अपने अनुसार आंसर टिक कर लें और बाद में टोटल स्वमूल्यांकन करें क्वेश्चन का, कितने आपके सही हो रहे हैं। बिना हमारे आंसर बताए पहले आप आंसर कर लें तो ऐसा और अच्छा रहेगा। जो गलतियां होंगी आपको सुधारने का मौका मिलेगा। कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को मिली है लेकिन राज्यपाल को नहीं? मृत्यु की सजा माफी, यानी किसी व्यक्ति को अगर मौत की सजा, फांसी की सजा मिली है, उसकी फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति का मतलब होता है विदेशों से कोई संधि समझौता
करना है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के संबंध में ये शक्ति नहीं है। आपातकाल की घोषणा, यदि आपातकाल लगाना है तो इसको लगाने की शक्ति केवल आर्टिकल 352 राष्ट्रपति को, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल 352 से 60 तक भाग 18 में संविधान में आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें आपातकाल को लागू करने की घोषणा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति यह काम करेगा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर। लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग ये जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं। तो ये तो राज्यपाल को ही प्राप्त है, अर्थात विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं भी दे सकता है और उसको लौटा भी सकता है पुनर्विचार के लिए, या यह न करके वह राष्ट्रपति को विचार करने के लिए, राष्ट्रपति के विचार करने के लिए उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है, यानी उसको लेट कर सकता है मंजूरी देने से। ठीक, तो ये तो राज्यपाल को भी मिली शक्ति। तो इस तरीके से 1, 2 और 4 केवल राष्ट्रपति के संबंध में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत के स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ उपराष्ट्रपति के नाम लिखे हुए हैं और उनको बताना है कि उनका जो कार्यरत है, कार्यरत स्थिति मतलब कार्यकाल के अनुसार उनका कार्यावधि जो समय समय में रही है उसके अनुसार। जाकिर हुसैन, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद उन्होंने जब 10 साल का कार्यकाल निभाया 52 से 62 तक, इसके बाद इन्होंने 5 साल निभाया 62 से 67 तक। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक रहे। बीडी जत्ती 1979 से 84 तक रहे। आर वेंकटरमण 1984 से 87 तक रहे। तो इस तरीके से कार्यकाल पहला हो जाएगा जाकिर हुसैन, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1 4 3 2, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? बताइए कौन हो सकता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के लिए कौन वोट करता है? विधानसभा के कौन सदस्य? निर्वाचित। ठीक, कहां की? सभी राज्यों के और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य, ठीक, निर्वाचित भाग लेते हैं। दूसरा कौन लेता है? राज्यसभा के कौन? निर्वाचित। और लोकसभा के निर्वाचित। ठीक, तो विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें विधानसभा, विधान परिषद कोई सदस्य भाग नहीं लेते, केवल लोकसभा राज्यसभा के भाग लेते हैं और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ हमने केवल निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया है। निर्वाचित का मतलब होता है जो केवल चुने गए हों, और सभी सदस्य का मतलब होता है निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत। और यदि आप पढ़े हो संविधान अच्छे से तो पता होगा कि राज्यसभा में जो है 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा में अच्छा योगदान दिया हो। ठीक, तो उनको जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये मनोनीत सदस्य लोकसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात आती है लोकसभा में, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनीत करने का अधिकार था राष्ट्रपति को, लेकिन 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। अब केवल लोकसभा में 543 मेंबर हैं इलेक्टेड यानी निर्वाचित, 2 मनोनीत होते थे 545 हो जाते थे, लेकिन अब 2 निरस्त हैं, केवल 543 हैं जो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। आगे बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में स्टेटमेंट है, आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री क्या होते हैं?
क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? क्या प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं? क्या चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? बताइए। मनोनीत होते हैं क्या? नहीं। चयनित होते हैं क्या? नहीं। निर्वाचित होते हैं क्या? नहीं। नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 75 के अनुसार। ठीक, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और नियुक्तकर्ता होते हैं राष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं। जो सरकार में जब चुनाव हो जाता है, आम चुनाव लोकसभा का, जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है वो अपना दावा करती है कि हम सरकार बनाएंगे, और राष्ट्रपति को जब न्योता मिलता है यानी दावा मिलता है किसी का कि हम सरकार बनाने के लिए सक्षम है, हमारे पास पर्याप्त वोट प्रतिशत है, पर्याप्त सदस्य संख्या है, तब राष्ट्रपति न्योता देते हैं या क्या कहते हैं, ऑफर देते हैं कि आप जाकर सरकार बना, आप आकर सरकार बनाइए और बाद में विश्वास मत हासिल करिए, मतलब प्रदर्शित करिए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति उसकी जांच भी करवा सकता है सदन में, विश्वास मत प्रस्ताव पारित करवा के। वर्ष 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनके प्रधानमंत्री के काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो प्रश्न है कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सबसे कम अवधि का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था पहली बार में? तो केवल कार्यकाल था 13 दिन का, 13 दिन लगभग 2 हफ्ते। यह वर्ष 1996 में था, और ये सरकार जो थी ये गठबंधन की सरकार थी, त्रिशंकु सरकार थी, और बाद में यह सरकार गिर गई थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पहला कार्यकाल 13 दिन का था, बाद में 13 महीने का था, और फिर एक 5 साल का रहा। ठीक, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक, संघीय मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद होता है राज्य मंत्री, एक होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक, तो ये जो मंत्री होते हैं ये तीनों मंत्रिपरिषद में होते हैं, और ये उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75(3) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, और यदि उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। किसके? सामूहिक रूप से। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत कोई एक मंत्री जो है उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति के प्रति। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो दोस्तों यह जो नियम है यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कुल सदस्य संख्या का 15%। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, और इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जो भी सरकार होगी उसका निम्न सदन जो होगा उसकी टोटल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा उसके मंत्री नहीं होंगे। अर्थात हमारा जो केंद्र है, केंद्र में 543 लोकसभा सदस्य संख्या है, उसका 15% निकालिए, लगभग 80-82 के आसपास आता है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक, ऐसे ही हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में 230 सदस्य हैं विधानसभा के, उसका 15 निकालिएगा तो 30-35 सदस्य से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इस तरीके से ये प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है, और ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो दोस्तों जो संसद को संबोधित करने का अधिकार है वह भारत के महान्यायवादी को है। आर्टिकल 88 इसमें यह बताता है कि जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, और न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है। यह जो है ये क्या करते हैं? आर वेंकटरमणी, इस समय आर वेंकटरमणी क्या है? महान्यायवादी हैं भारत के। आर्टिकल 88 के अनुसार इनको यह अधिकार प्राप्त है कि यह सदन में जाएंगे, सदन में बोल सकते हैं और वहां की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन की कार्यवाही में, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होगा। वोट करने का अधिकार क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन ये सदन में भाग ले सकते हैं और उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो सदन में बोल सकता है लेकिन उसको अधिकार नहीं है वोट करने का? तो महान्यायवादी है। आगे बात करते हैं, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों
संसद का अनन्य भाग नहीं है, ये आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बाकी जो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद का गठन 3 से मिलकर होगा, जिसमें 2 सदन होंगे और 1 राष्ट्रपति होगा। इन तीनों को मिलकर हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट, यानी संसद। संसद का मतलब केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं है, जब तक राष्ट्रपति को शामिल नहीं करेंगे तो संसद नहीं कहलाएगी, और इसका उल्लेख 79 में है। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त किसे प्राप्त है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है। IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो इन सेवाओं के सृजन की शक्ति, यानी इस प्रकार की और भी राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं जो पूरे देश के लिए काम करेंगी। तो ये शक्ति जो है केवल संसद के पास है। आर्टिकल 312 में कहा गया है कि राज्यसभा, जो संसद का स्थायी सदन है, उच्च सदन है, वह किसी भी सेवा को यदि अखिल भारतीय स्तर पर सृजित करना चाहती है, इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगी और बाद में उसको लोकसभा को भेजेगी, और बाकायदा लोकसभा राज्यसभा मिलकर उस सर्विस को अखिल भारतीय सर्विस घोषित कर देंगे, ऑल इंडिया सर्विस घोषित कर देंगे। इसी के तहत IAS, IPS, IFS का गठन किया गया है। तो संसद को अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारियों की उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है? उन्मुक्तियों का मतलब छूट, ठीक है। ये जो प्रावधान है आर्टिकल 105, ये बताता है कि जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। इनको ये अधिकार होता है कि जब तक ये सदन की बैठक में है, इसमें इनके खिलाफ यदि कोई भी मामला कोर्ट में चलता है, पुलिस केस होता है, तो इनको उस समय छूट मिलेगी। और 40 दिन जब सदन का चल रहा होगा, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कोई भी डिस्टरबेंस नहीं कर सकता है, और ये जो है बाद में उन सुनवाइयों में भाग लेंगे, ऐसा इनको अधिकार होता है। तो ये विशेषाधिकार कहलाता है। 105 के तहत इनको मिला है। आर्टिकल 361 के तहत हमने बात की थी राष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? मतलब यदि किसी भी देश के साथ कोई समझौता किया जाता है, चाहे वह नदी जल समझौता हो, चाहे सड़क हो, चाहे भूमि का आदान प्रदान हो, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच 2015 में किया गया, तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि वह मामला राज्य से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 253 में लिखा है। ये आर्टिकल 253 में विधायी शक्ति, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति संबंध के जो प्रावधान वर्णित हैं, उसमें ये लिखा है कि जो अंतरराष्ट्रीय समझौता किया जाएगा, और मान लीजिए कोई भी राज्य है, उसके बगल में कोई विदेश है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो उस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, ऐसा आर्टिकल 253 में लिखा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, भारतीय संविधान के संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो कहा गया है कि संसदीय शासन के स्वरूप का क्या लाभ है। संसदीय स्वरूप क्या होता है? संसदीय स्वरूप ऐसा है कि जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और उसके द्वारा सरकार गठित होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला जा सकता है। तो प्रमुख लाभ बताना है कि कौन सा सही है। तो यह कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है, अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो इसमें से जो संसदीय व्यवस्था है, कौन सा तथ्य स्पष्ट करेगी, हमको ये बताना है। तो इसमें कार्यपालिका जो होती है सरकार होती है, विधानमंडल जो होता है वो कानून बनाने वाली संस्था होती है, और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये तो सही है, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। न्यायपालिका भी अपना काम करती है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तो यह भी सही है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो ये भी सही है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला जा सकता है, ये गलत है। ठीक,
बाकी सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होगा? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भी उपराष्ट्रपति होगा देश का वह राज्यसभा का स्पीकर होगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे और उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वेतन मिलेगा। कौन सा संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अनन्य अधिकार का मतलब होता है इकलौता अधिकार। तो सबसे प्रमुख अधिकार किसका है? राज्यसभा का। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख अधिकार है वो स्पष्ट करता है आपका नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो आर्टिकल 312 ये बताता है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करना है तो उसकी पहली कार्यवाही राज्यसभा करेगी। आर्टिकल ये 312 के तहत ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो दोस्तों ये जो राज्यसभा है ये संसद का स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायरमेंट होते हैं, ऐसी व्यवस्था है और इनका निर्वाचन हर 2 साल में होता रहता है। तो इस तरीके से यह सदन कभी भंग नहीं होता है। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर गलत, राष्ट्रपति 5 साल बाद भंग करते हैं गलत, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है गलत। तो यानी ये कभी भंग नहीं होती, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? प्राधिकृत का मतलब होता है अथॉराइज्ड है, किसको शक्ति है अवसान करने की? अवसान का मतलब होता है समाप्त कर देना। ठीक है, लोकसभा के सत्र को, लोकसभा का सत्र का मतलब होता है लोकसभा की जो बैठकों का जो कार्यक्रम चल रहा होता है कई दिनों तक, उसको सत्र कहते हैं, सेशन कहते हैं। और यह सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन सदन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति यानी स्थगन की शक्ति स्पीकर को है, लेकिन सत्रावसान करने की शक्ति, पूरे सत्र को समाप्त कर देने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो पूछा जाएगा संसद का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। संसद का सत्र आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, लेकिन संसद की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना अनिश्चित काल के लिए वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कर सकते हैं। आगे बात आता है ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान किससे संबंधित है? तो बताइएगा ध्यानाकर्षण सूचना क्या होती है? ध्यान आकर्षण, कोई मामला मान लीजिए देश में ऐसा कोई घटना हो गई हो या कोई ऐसा भी कोई कानून बन गया हो जिसमें पूरे देश की जनता प्रभावित हो रही हो, ऐसी स्थिति में सदन का पूरे सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होगा, उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है सदन में हमारी जो आज की कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित कर दिया जाए और उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाए जो वर्तमान में घटना घटी है, उस पर ध्यान देने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये स्थगन प्रस्ताव होता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन यदि आप संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न अवश्य बन जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा में समान सीटें यानी इन राज्यों में लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, और समान सीटें मतलब कौन से ऐसे जोड़ा है जिनमें दोनों में बराबर सीटें हैं। पंजाब में 13 है, असम में 14 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25 है और राजस्थान में 25 है। इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा, दोनों में सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसका मतलब क्या है कि गलत है। तो बताइए, नीति निरनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, ये सही है। नीति निरनुमोदन प्रस्ताव का मतलब होता है नीति कटौती कर देना, यानी जो भी मांग सरकार द्वारा रखी गई, विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार द्वारा जो भी मांग रखी गई उसको हटाकर पूरा 1 रुपया कर दिया जाए। तो ये इससे संबंधित है। मित व्ययिता मतलब घटाने के लिए, कम खर्च के लिए एक निर्दिष्ट राशि घटाने के लिए दिया जाता है। सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब एक मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए। अगर सागर में से 1 लोटा जल निकाला जाएगा तो सागर सागर ही रहेगा, उसकी जल राशि घटेगी नहीं। ऐसे ही बजट में यदि कितने भी लाख 100 करोड़ मांगे जाए, उनमें से 100 रुपए घटा दिया जाए, सांकेतिक है वो। तो ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है, ये परंपरा है और बजट में लाई जाती है। लेखानुदान का मतलब होता है
बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्षों के लिए पारित करना ये गलत है, क्योंकि लेखानुदान एक ऐसा प्रस्ताव होता है जब बजट पारित नहीं हो पाता, उस समय सरकार को खर्च करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है, तब लेखानुदान प्रस्ताव लाया जाता है और उसको पास करके सरकार जो है अनुमति मांग लेती है वित्तीय प्रस्ताव की और खर्च करने के लिए अधिकार प्राप्त करती है और संचित निधि से फिर खर्च किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में है। आर्टिकल 108 बताता है कि किसी भी साधारण विधेयक पर, कोई भी साधारण कानून बन रहा हो, उस समय राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक आयोजित कर दी जा सकती है और उसके लिए बाकायदा कानून एक साथ बन सकता है, उसमें देरी ना होगी। ऐसी ही बैठक पहली बार कब हुई थी? तो ऐसी ही बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1959 में, और यह बैठक 1959 में हुई थी और बाद में इस बैठक के परिणाम स्वरूप दहेज निषेध एक्ट, ठीक, आप देखे पढ़े ही होंगे, दहेज निषेध कानून 1961 ये लाया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों अपराधी हैं और ये दहेज उन्मूलन के लिए पहली बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। आयोजित कौन कराता है? तो राष्ट्रपति आयोजित करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो बताएंगे, यह कानून 1935 का अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पहले पारित होने वाला सबसे बड़ा कानून था और यही कानून भारत के संविधान की रचना का सबसे बड़ा आधार बना। इसमें कहा गया है कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, ये सही है। अखिल भारतीय संघ सही है। प्रांतीय स्वायत्तता सही है। प्रांतों में द्वैध शासन गलत है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन की बात करता है। केंद्र प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया था इस कानून के द्वारा, जो कि 1919 के एक्ट में लगा दिया गया था, ठीक। तो इसका आंसर ये वाला गलत है, बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो संविधान अगर पढ़ते ही हैं तो सबसे पहले सरल से आंसर कि किसने बनाया संविधान, किसने रचा, हम लोग जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देश के महान कानून के ज्ञाता थे और यह जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने बी.एन. राव द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया और एक अच्छा संविधान दिया। तो यदि आपसे पूछे कोई कि संविधान का कच्चा मसौदा किसने तैयार किया था, तो बी.एन. राव ने तैयार किया था। उसका प्रारूपण किसने किया था? अम्बेडकर जी ने किया था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये कौन से अध्यक्ष थे? स्थायी, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में बने थे, और राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बैठक में बने थे, यानी बाद में अध्यक्ष बने थे दूसरे और ये स्थायी बन गए थे फिर, ठीक है। संविधान निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। तो दोस्तों, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था का मतलब है संविधान पूरी तरीके से बनकर कब तैयार हुआ था? वह दिन था 26 नवंबर 1949 और इस दिन को देश में संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी को लागू हुआ, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो इसमें किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? इस एक्ट की विशेषता बता रहा है, कौन सा स्पष्ट परिभाषित है? तो बताएं, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां। तो इसमें ये कानून स्पष्ट रूप से किसको परिभाषित करता है? तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण की बात करता है क्या ये? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता की बात करता है। तो आप इसको अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की बात करता है। तो इसमें केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संरक्षित और आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय स्पष्ट कर दिए गए थे, ये वाला इसकी व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान निर्माण के समय कई कमेटी बनाई गई थी और हर कमेटी का अलग अलग काम था। एक समिति थी संविधान सभा की, संघ संविधान समिति, ठीक। वह समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी।
संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, संविधान बनाने के लिए जो समिति गठित हुई थी उनमें से सबसे बड़ी समिति, सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। इनमें पूछ रहा है कौन सा सदस्य नहीं थे, तो इनमें जो सदस्य नहीं थे वो थे मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, अयंगर थे, बी.एन. राव नहीं थे। बी.एन. राव प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे, और यह वही व्यक्ति थे, इनका नाम था श्री बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने संविधान का कच्चा मसौदा पहली बार तैयार किया था, जिसके प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए यह गठित कमेटी हुई थी। और बाद में यह शख्स वही थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि द हेग नीदरलैंड में है, वहां जज बनने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की एक प्रस्तावना होगी और उसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को रखा था, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इसमें उन्होंने कहा था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान का प्रारूप कैसा होगा और संविधान किन उद्देश्यों, किन लक्ष्यों के आधार पर बनेगा, संविधान की आत्मा अर्थात संविधान के मूल तत्व क्या होंगे, उसका वर्णन था उद्देश्य प्रस्ताव में। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की जो अंतिम प्रस्तावना है वो उसका आधार क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का द्वारा प्रस्तावित किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? यह प्रश्न अक्सर विवादों में रहा है या कंफ्यूजन में रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कितने अधिवेशन हुए स्पष्ट रूप से, तो इसके टोटल अधिवेशन हुए थे 12। 11 अधिवेशन 1949 तक हुए थे। अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और यह केवल एक दिन का था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया था सर्वसम्मति से। तो ये टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, 165 बैठकें हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। ये कथन को, इस स्टेटमेंट, इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? यानी जो भी शक्तियां संघ में दी गई थी आरक्षित और हस्तांतरित विषय में, उसके अलावा जो शक्तियां किसी को नहीं सौंपी गई थी वो किसके पास थी? तो गवर्नर जनरल के पास थी। लेकिन जब देश का संविधान नया बन गया उस समय जो केंद्र को संघ सूची को, राज्य सूची को, संवर्ती सूची को शक्तियां दे दी गई अलग अलग कानून बनाने के लिए। तो जो शक्तियां किसी को नहीं सौंपी गई वह शक्तियां आप किसमें हैं? संसद में निहित हैं। ठीक, संसद उस पर कानून बना सकती है। आगे बात करते हैं, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप तो दूसरा बताता है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, अर्थात जहां कानून नहीं है वहां स्वाधीनता नहीं है। तो किसी भी सभ्य समाज में कानून के द्वारा ही शासन संचालित होगा, वहां के लोग स्वतंत्र होंगे, अच्छे से समाज चलेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप किस देश की प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था? तो प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। हमारी संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है? तो यह अमेरिकी प्रस्तावना पर आधारित है। हमारी संविधान प्रस्तावना जैसे शुरू होती है हम भारत के लोग, अमेरिका की प्रस्तावना शुरू होती है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो पहला आंसर हो जाएगा अमेरिकी प्रस्तावना। आगे बात करते हैं, संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग। इसमें जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पास, ये नागरिक नहीं होगा, हम भारत के लोग होगा, भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग हो जाएगा। हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के जो प्रावधान भाग 18 में हमने देखे। आगे बात करते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्यों भिन्न है? क्योंकि हमारे देश में संसदीय संप्रभुता और न्यायालयीन सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। मतलब हमारे यहाँ ना न्यायालय सर्वोच्च है और ना संसद सर्वोच्च है, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है, इस दृष्टि से यहाँ ये प्रणाली भिन्न है। ठीक, जो ब्रिटिश प्रणाली है वहां संसद सर्वोच्च है, वहां का संविधान लिखित संविधान नहीं है, इसलिए
वहां संसद जो कानून बना देगी वही माना जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? पूछा गया है कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत शासन 1935 के द्वारा अनुदेश पत्र 1950 में संविधान में किस रूप में निर्दिष्ट किए गए? 1935 में जो अनुदेश पत्र के नाम से उपबंध शामिल किए गए थे, उसको सब संविधान बन गया, उसमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, बी नंबर। आगे बात करते हैं, कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत में संविधान में ली गई थी? तो पहला है कानून का शासन, बिल्कुल ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ली गई है। संसदीय व्यवस्था, इसको भी लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, डी नंबर। आगे बात करते हैं, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के में है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून पर विनियमित नहीं किया जा सकता, अर्थात सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है, तो उसका जो शब्द है, उसका जो निर्देश है, वही कानून है। पहला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य होंगे तो क्या कर सकते हैं? वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, और लोकसभा में मेंबर होंगे तो वोट कर सकते हैं, नहीं है मेंबर तो नहीं कर सकते। पहला आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, ये सही है। 123 में लिखा है, सही है। संसद के दोबारा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आधार किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसे कैग को भी हटाया जा सकता है। ठीक, कैग के लिए निम्न में से कौन सी लेखा परीक्षा विवेकाधीन और बाध्यकारी नहीं है? तो यह जो विधि है, ये जो लेखा परीक्षा है विवेकाधीन है, मतलब विवेकशीलता के आधार पर है। वह है औचित्य की लेखा परीक्षा, जो ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे उन पर वो जांच कर सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये उस पर विवेकाधीन है। लेकिन लेखा विधि, प्राधिकार और विनियोग, ये इसके लिए कंपलसरी है। और तीसरा, चौथा जो है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत, कम से कम। ठीक, और दोनों सदनों का चाहिए, इसकी हमने विस्तृत चर्चा पूर्व प्रश्न में की थी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में कितने होते हैं? तो राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2। लेकिन अब जो है 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसको एंग्लो इंडियन 2 सदस्य जो लोकसभा में नियुक्त किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अब केवल क्या होंगे? 12। लेकिन पुराने समय के अनुसार 14 होंगे, अब के समय के अनुसार केवल कितने होंगे? 12, क्योंकि अब लोकसभा में कितने हैं? 0। एंग्लो इंडियन बिल्कुल नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बाकी की जाती है ना। आगे बढ़ेंगे, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों के संबंध में सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो फास्ट तरीके से हम चलते हैं और सीधा सीधा हम रैपिड फायर आंसर इसको खेलते हैं। भारत के संचित निधि में इसके जो भी इनकम मिलेगी वो भी सब जमा होगी, किसमें? संचित निधि में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में स्थापित द्विसदनीय विधायिका में कौन कौन से सदन थे? तो 1919 का जो कानून बना था, जिसमें 2 सदन बनाए गए थे, उसमें पहला सदन का नाम था राज्य परिषद और दूसरे का नाम था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद उच्च सदन था और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है, यह 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। 1935 के अधिनियम में ये जो शक्ति है ये प्रदान की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं,
निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेना किस पर आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति में जरूरी है, विधेयकों पर स्वीकृति देना जरूरी है, लोकसभा भंग करना जरूरी है, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, इस पर इसके लिए मंजूरी जरूरी नहीं है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? मतलब वो संवैधानिक रूप से क्या क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, और इसमें से पूछ रहा है क्या नहीं है उसका। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना यह संवैधानिक उसका अधिकार नहीं है। क्यों? बी नंबर इसका आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी वित्तीय अगर बिल लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा, तो दोबारा लौटाने का विचार ही नहीं है, दोबारा लौटाने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत की नवीन सूची को पुनः स्थापित किया गया? पुनः स्थापित किया गया मतलब पहली बार जोड़ा गया। तो नेहरू जी के समय में 1951 में पहली संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1951 में जोड़ी गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है जोड़ा हमको बताना है किसमें क्या उल्लिखित है। अनुच्छेद 54 क्या बताता है? अनुच्छेद 54 बताता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होंगे। अनुच्छेद 75 ये बताता है प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 164 ये बताता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जिस तरीके से 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसमें लिखा है 164 में कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे जो राज्यपाल को काम करने के लिए सहायता देंगे। तो इसका आंसर 1 2 3 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में उपयोग करता है तो क्या होगा भाई? उस राज्य के संविधान सभा भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार में प्रयोग होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 लंबित हो जाता है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हो जाएंगी, इसके आंसर हो जाएगा। यानी जब वहां बन जाएगा क्या राष्ट्रपति शासन, तो संसद उस पर कानून बनाएगी। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। उसको क्या कहते हैं? बी नंबर, तदर्थ समिति। किसी विशेष लक्ष्य के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है अस्थायी समय के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये भूभागी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भूभागी प्रतिनिधित्व का मतलब होता है किसी एरिया विशेष में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र निश्चित कर दिए जाते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार ये निर्धारण किया गया था पहले, अब 2026 तक परिसीमन नहीं होगा, उसके बाद ही किया जाएगा। तो आगे आने वाले समय में उसका जनसंख्या का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो भूभागी प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, अर्थात इसमें जिले और संभाग से मतलब नहीं है, एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित लोकसभा क्षेत्र होता है, वहां से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। और कौन सा संसद के संबंध में नहीं है? तो इसमें स्थगन संबंधित है। आमुख मतलब प्रस्तुत करना, भंग करना सही है, बैठक, बर्खास्त करना तो सदस्य से रिलेटेड है, तो ये संसद से संबंध नहीं है। तो बर्खास्त करना जैसे नौकरी से बर्खास्त करना, ये पद संसद से संबंधित नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा इसका डी नंबर। ठीक, बर्खास्त करना। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। हमने बात की थी हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है, इसलिए यह सदस्य कभी भंग नहीं होता, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, विशेषज्ञ सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, बाकी का 5-5 साल होता है। संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम क्या है? तो संसद में जब बजट पारित करना का जो अनुक्रम है वो क्या है, तो बताना है हमें सही अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों अभी बजट पारित होने वाला है, 1 फरवरी को लॉन्च होगा, प्रस्तावित किया जाएगा, पेश किया जाएगा बजट। तो बजट पर चर्चा होगी पहले, ठीक, बजट पर चर्चा के बाद उस पर लेखानुदान प्रस्ताव आएगा, फिर वित्त विधेयक आएगा, फिर विनियोग विधेयक आएगा और इनको पारित कर दिया जाएगा, पूरी बजट प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इसको कहा जाता है। ठीक है, बजट पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, फिर लेखानुदान, क्योंकि बजट जब अंतराल तब तक लागू होगा तब तक जो धन की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए लेखानुदान पारित कराया जाएगा, शीघ्र समय के लिए, तत्काल धन की जरूरत के लिए, जब तक बजट पर चर्चा हो रही हो। वित्त विधेयक
ये जो योजनाएं सरकार उसमें प्रस्तावित करेगी, उसके लिए जो धन स्वीकृत करने के लिए जो विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। विनियोग विधेयक, उन वित्त विधेयकों में जो मांग रखी गई है जितने पैसे की, उसको पास कराने के लिए विनियोग विधेयक पास कराया जाता है। ठीक, तो ये सारे क्रम होंगे इसके। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वैधानिक सत्ता का अधिकार है वो प्राप्त है राष्ट्रपति को। वैधानिक मतलब संवैधानिक रूप से, ठीक, रिकॉर्डिक रूप से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तविक सत्ता किसको है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। आगे बात करते हैं, त्रिशंकु संसद का क्या मतलब होता है? तो स्पष्ट बहुमत न होने पर गठबंधन की सरकार। त्रिशंकु मतलब कोई भी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वहां त्रिशंकु संसद हो जाएगी, गठबंधन की सरकार हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करने के पश्चात लोकसभा भंग हो जाती है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? तो ये अधिसूचना अगर जारी कर दी गई है कि संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा भले भंग हो जाए लेकिन बैठक होगी, तो ये प्रावधान है, संयुक्त बैठक यथावत होगी। आर्टिकल 108(5) में ये कहा गया है कि संयुक्त बैठक यथावत ही होगी, चाहे भले अधिसूचना के बाद वो भंग हो जाए। आगे बात करते हैं, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 साल रहा? तो ऐसा कार्यकाल तो 5 साल ही होता है, लेकिन 5वीं लोकसभा ऐसी रही है जब उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसी नंबर 5वीं लोकसभा, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और 5 साल का कार्यकाल 71 से 76 तक था, लेकिन आपातकाल लगा था, उस समय नया निर्वाचन हो नहीं सकता था, इसलिए 1 साल बढ़ा दिया गया। तो विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था 5वीं लोकसभा का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति अनुपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो जो राष्ट्रपति द्वारा पैनल बनाया जाएगा, उन पैनल में से कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन द्वितीय चरण के आधार पर किया गया? एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब होता है कि मतदान वरीयता के क्रम में दिया जाएगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में, आप उनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे उसमें फर्स्ट लिखेंगे, दूसरा प्रेफरेंस जिसको दूसरा देना होगा उसमें करेंगे। और मान लीजिए जो भी आंकड़े निर्धारित किए गए, इतना वोट परसेंट फर्स्ट वरीयता में मिलना चाहिए, मान लीजिए किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में उतना वोट नहीं मिला, तब उनकी सेकंड वरीयता को जोड़ा जाएगा और सेकंड वरीयता को जोड़ने के बाद जिसके ज्यादा हो जाएंगे उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो पहले आधार पर विजेता घोषित नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, दूसरे वरीयता की गणना करनी पड़ी थी। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। उनका नाम है पूरा श्री वराहगिरी वेंकट गिरी जी, और ये उपराष्ट्रपति भी रहे। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए नियोक्ता के संबंध में कौन सा सही नहीं है? केवल जन्म आधारित भारत की नागरिकता, ये गलत है क्योंकि जन्म के आधार पर नहीं है। हमारे यहाँ भारत का नागरिक हो जो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका जन्म यहीं हुआ हो। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो व्यक्ति वहां का जन्मजात नागरिक हो उसको ही वहां राष्ट्रपति चुना जा सकता है और कोई नहीं चुना जा सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 72 ये बताता है कि राष्ट्रपति किसी को फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। तो दंड को कम करना, दंड को परिवर्तित करना और दंड को स्थगित करना, दंड को माफ करना, अनुच्छेद 72 में ये बताया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में किस संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया है? तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इकट्ठा होता था, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इकट्ठा बैठ जाते थे एक संयुक्त हॉल में और निर्वाचन करते थे। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 बी नंबर 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया कि अलग अलग निर्वाचन होगा बाकायदा बैलेट के पेपर के माध्यम से। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, किस कथन पर विचार करें? संविधान की हिंदी की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, संविधान की अंग्रेजी की मूल प्रति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी। कौन सा सही है? केवल एक सही है। अम्बेडकर जी ने अंग्रेजी में नहीं लिखी मूल प्रति, उन्होंने केवल उसको फॉर्मेट कराया था, लेकिन जो लिखा है अपने स्टाइल में, अपनी इटालियन शैली में, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है।
आगे बात करते हैं प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई। 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी और प्रारूप समिति ने 1948 में फिर अपना प्रारूप प्रस्तुत किया। उसमें कुछ सुझाव मंगाए, कुछ लोगों ने नए नए सुझाव दिए कि ये भी चीजें शामिल की जाएं और बाकायदा अक्टूबर 1948 में अंतिम प्रारूप दिया। उस पर 3 बार वाचन हुआ। संविधान का वाचन होने के बाद उसमें जो नई चीजें, पुरानी चीजें जोड़ी जा सकती थी, कुछ कमियां संशोधन किए जा सकते थे, सारे किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया और अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था। तो उस समय इस कानून में 2 सदन थे, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, जिसमें राज्य परिषद जो उच्च सदन कहलाता था उसका कार्यकाल 5 साल होता था, लेकिन केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन कहलाता था और इसका कार्यकाल केवल 3 साल होता था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 साल। ब्रिटिश काल में भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। तो दोस्तों महालेखा परीक्षक जो होता था उसकी नियुक्ति करने के लिए भारत का सचिव एक पद अधिकारी होता था, वो जो है इसकी नियुक्ति करता था। वर्तमान में कौन नियुक्त करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को? राष्ट्रपति। 1935 के अधिनियम में सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें क्या सही है ये बताना है। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो सर्वोच्च न्यायालय था। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। ये सर्वोच्च अपीली न्यायालय नहीं था, इसमें ये क्वेश्चन जो है इसको बदलेंगे हम। यहां लिखा असत्य कथन, कौन सा असत्य कथन है, ठीक है, कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपीली न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च काउंसिल जो है प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी सर्वोच्च अपील करने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, लेकिन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को वहां के क्राउन ने स्वीकृति दी थी। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा कहने का दम रखने वाले सत्य अहिंसा के परम पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था और नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा था भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक, 1928 की नेहरू समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो पहले बात कर लेते हैं कौन शामिल था नेहरू समिति में। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। ठीक, आगे बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देश की संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था और उसका आधार बना। और उस समय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बन गए थे। 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को रहे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की? तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों नहीं थे। कौन संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति, संविधान की जो संचालन समिति थी उसके संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यदि पूछेगा कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी, वेंकटगिरी, वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनता है? जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तब होता है जब कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे या पदच्युत कर दिया जाए। पदच्युत का मतलब महाभियोग प्रस्ताव से हटा दिया जाए। तो वराहगिरी, वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार मृत्यु हुई थी। ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके कार्यकाल के दौरान पहली मृत्यु हुई। ठीक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम संभाला था। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार राष्ट्रपति की शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी। तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया, इन्होंने शपथ दिलाई थी।
भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो पॉकेट वीटो प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो प्राप्त है, आत्यंतिक वीटो प्राप्त है, विशेषित वीटो नहीं है। विशेषित वीटो एक प्रकार की वीटो शक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में आत्यंतिक वीटो का मतलब होता है मना कर देना, पॉकेट वीटो का मतलब सुरक्षित रख लेना, ना अनुमति देना ना निरस्त करना, निलंबनकारी का मतलब होता है देरी करना। तो इस तरीके से ये तीनों वीटो हैं, लेकिन विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। आगे बात करते हैं कौन भारतीय संविधान को लेकर राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो अत्यंतिक कौन सी संविधान संशोधन को लेकर कौन सी शक्ति है? तो संविधान संशोधन में कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो होंगे संविधान संशोधन पर क्या करेंगे? अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों निजी सदस्य कौन होते हैं? निजी सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो मंत्री नहीं होते। मंत्री सरकार में जो मंत्री हैं वो सरकारी सदस्य हैं। उसके अलावा जो सारे सदस्य हैं, चाहे सरकार की पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, सब निजी सदस्य कहलाते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? मंत्रियों के अतिरिक्त संसद के अन्य सभी सदस्यों को निजी सदस्य कहा जाता है। निजी सदस्य प्रस्तुत करने की 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। निजी सदस्यों को विधेयक केवल विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गलत। तो ये निजी सदस्यों का केवल विपक्षी दल द्वारा नहीं होता, सत्ताधारी दल के द्वारा भी होता है। निजी सदस्य 14 दिन के पहले सूचना दी जाती है? नहीं, 1 महीने पहले सूचना दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, केवल पहला वाला सही है। उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में मतों के बराबर रहने की स्थिति में उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कभी भी नहीं करता है। ठीक है, कब नहीं करता? कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन सदस्य का उस सदन का अध्यक्ष होने के बावजूद उसका सदस्य नहीं होता है, इसलिए मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष को बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत देने की स्थिति में उसको अधिकार होता है अपना मतदान करने का। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से हमारे भारत के संविधान की जो महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज थी 100 प्रश्नों की हमने आज कवर की। इसके बाद भी आगे वाले वीडियो में हम अन्य टॉपिक से लेकर 100 महत्वपूर्ण तथ्यों और व्याख्या के साथ सामने आएंगे। और आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ आपके सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं। हम उस पर भी और अच्छा वर्क करेंगे और आपको बहुत अच्छी जानकारियां एक कम समय में और एक सारगर्भित तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद।